हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर में ट्रांसफार्मर पर आधारित अंकित प्रश्न पढ़ने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से। और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 है। आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारी सी यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में सभी अंकित प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। इससे पहले हम सब लोगों ने अनुनादी परिपथों पर आधारित अंकित प्रश्न पढ़ा और उससे पहले हमने एलसीआर संयोजन वाले एसी परिपथ पर आधारित अंकित प्रश्न पढ़ा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ट्रांसफार्मर पर आधारित अंकित प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फार्मूले। ठीक है, जैसा कि हम हर एक लेक्चर में जानते हैं, N1 या Np का मतलब हुआ प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। N का मतलब नंबर और P फॉर होता है सफिक्स में P मतलब प्राइमरी। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को हम N2 या Ns से लिखेंगे, S मतलब सेकेंडरी। और प्राथमिक कुंडली पर वोल्टेज जिसे निवेशी वोल्टता भी कहा जाता है, इसको हम V1 या Vp से लिखेंगे। द्वितीय कुंडली पर वोल्टेज जिसे निर्गत वोल्टता भी कहा जाता है, इसे V2 या Vs से लिख देंगे। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा को I1 या IP से लिखेंगे। P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी होता है। द्वितीय कुंडली की धारा को हम I2 या IS से लिखेंगे। R होता है परिणमन अनुपात। ऐसे ही P1 को प्राथमिक कुंडली की शक्ति, P2 को द्वितीय कुंडली की शक्ति से लिखेंगे। अब एक रिलेशन मिला था। आप अगर ट्रांसफार्मर के टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो उसे आदर्श डिजिटल क्लासेस ट्रांसफार्मर डाल करके यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। NP अपान NS, VP अपान VS, IS अपान IP इज इक्वल टू 1 अपान R होता है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में पर वोल्टता, द्वितीय कुंडली पर वोल्टता, द्वितीय कुंडली की धारा, प्राथमिक कुंडली की धारा बराबर 1 अपान परिणमन अनुपात। ये N1 अपान N2 इसको लिख सकते हैं P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। प्राथमिक बटा द्वितीय, प्राथमिक बटा द्वितीय, ये V का है। द्वितीय धारा बटे प्राथमिक धारा बराबर 1 अपान R परिणमन अनुपात। शक्ति का फार्मूला P बराबर VI हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं और I स्क्वायर R भी होता है। निवेशी शक्ति को जब हम फाइंड करेंगे तो P1 भी लिख सकते हैं या PP भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ Vp गुणा IP, वोल्टेज भी प्राथमिक और धारा भी प्राथमिक। ऐसे निर्गत शक्ति PS सेकेंडरी होता है ना, Vs गुणा Is होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर जिसकी दक्षता 100% होती है उसके लिए P1 और P2 बराबर होते हैं, यानी निवेशी शक्ति जितनी होती है उतनी ही निर्गत शक्ति होती है। ठीक है, आगे ये फार्मूले देखते हैं। ये आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ऐसा होता है। ठीक है, दक्षता क्या होती है। अब ऐसे निवेशी को Vp गुणा IP लिख सकते हैं, निर्गत को Vs गुणा Is, ये फार्मूले के रूप में जैसा हमने ऊपर पढ़ा है वही लिख सकते हैं। ठीक है, और दक्षता ईटा से लिखी जाती है। इसको निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति गुणा 100 होता है दक्षता का फार्मूला। बाकी निर्गत शक्ति हम जानते हैं P2 होता है या PS। निवेशी मतलब कितना हमने दिया है, निर्गत मतलब कितना हमको मिला है। परिणमन अनुपात का फार्मूला NS अपान NP या N2 अपान N1 होता है ना। इतने फार्मूले यूज होने वाले। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक शक्ति संश्लेषण लाइन अपचाई ट्रांसफार्मर में जिसकी प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित करती है। 230 वोल्ट की निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीय कुंडली में कितने फेरे होने चाहिए। तो एक ट्रांसफार्मर है अपचयी जिसके प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं
और कितनी वोल्टता निवेश की जाती है। निवेश मतलब V1, ठीक है। निर्गत मतलब V2, सेकेंडरी पर निर्गत होती है ना। और V2 कितना है, 230 वोल्ट। N2 निकालना है। N2 या NS कुछ भी हम लिख सकते हैं, V2 या VS, V1 या VP, N1 या NP, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि NP अपान NS इज इक्वल्स टू होता है VP अपान VS। हल करेंगे, यही है, ये NP ही है, प्राथमिक कुंडली वाली। निवेशी ये VP है, ये VS है, और ये NS हमको निकालना है, ये वाला। तो इसको उधर पहले वैल्यू रख देते हैं। NP कितना हमारे पास 4000 है। हमको NS निकालना है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। VP कितना है प्राइमरी में, 2300, और बटा VS कितना हमारे पास द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 230। 0 से 0 कैंसिल, 23 धाम में 230, एक 0 से एक 0 कैंसिल। NS का गुणा 1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, NS यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बराबर कितना हो गया, 400। आंसर कितना आ जाएगा, 400 फेरे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक उच्चई ट्रांसफार्मर 230 220 वोल्ट पर कार्य करता है तथा एक लोड को 3 एम्पीयर धारा देता है। प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात 1:15 है। प्राथमिक कुंडली में धारा की गणना कीजिए। तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात है वो 1:15। प्राथमिक कुंडली की धारा निकालनी, द्वितीय कुंडली की धारा 3 एम्पीयर है, और द्वितीय कुंडली पर जो वोल्टता है ये याद रखिए कितने पर कार्य कर रहा है। कार्य करने का मतलब वो द्वितीय कुंडली की वोल्टता है, ठीक है, जहां पर प्रतिरोध लगाया जाता है। तो फार्मूला हम जानते ही हैं कि NP अपान NS इज इक्वल्स टू, हमको धारा के रूप में चलना है। तो धारा के रूप में चलना है तो IS अपान IP लिख देंगे, ठीक है ना, उल्टा हो जाता है करंट में। NP कितना है, NP ये अनुपात दिया गया है 1/15। IS हमको निकालना है, दिया गया है 3, और IP हमको प्राथमिक कुंडली की धारा निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 3 45। प्राथमिक कुंडली में 15 एम्पियर की करंट है, यही आंसर हो जाएगा भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देखते हैं। कह रहा है कि एक उच्चई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें तो द्वितीय कुंडली पर प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पीयर हो तो द्वितीय कुंडली में धारा का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, तो फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है, और V1 जिसको हम VP भी कहते हैं, प्राथमिक कुंडली पर वोल्टता कितनी सप्लाई दी जा रही, 200 वोल्ट, द्वितीय पर निकालनी। प्राथमिक कुंडली में करंट बता रहा है 2 एम्पीयर की है, ठीक है, और तब हमको द्वितीय कुंडली में करंट निकालना है। तो सेम वही फार्मूला, N1 अपान N2, पहले हम वोल्टेज निकालेंगे, बराबर V1 अपान V2। अच्छा, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं कि NP अपान NS बराबर VP अपान VS। वैल्यू डालेंगे, NP अपान NS ये अनुपात के रूप में दिया ही गया है, 1/200 बराबर VP दिया गया हमारे पास 200, और VS हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो VS हमारे पास 2 दूनी 4, कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, 40,000 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। और भैया करंट भी निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला वही, N1 अपान N2 इज इक्वल्स टू I2 अपान I1 कर सकते हैं। N1 कितना है, N1 N2 का अनुपात 1/200 बराबर I2 द्वितीय कुंडली की धारा हमको निकालनी है, IS दी गई है। प्राथमिक कुंडली की धारा कितनी है, 2 एम्पीयर, 2 है, 2 1 2, 100 दूनी 200, ठीक।
तो IS कितना है हमारे पास 1/100, और 1/100 एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं 0.01 एम्पियर लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 32 पर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याएं 100 व 400 है। यदि प्राथमिक में 200 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए तो परिणामन अनुपात हुआ। सेकंड नंबर, द्वितीयक में उत्पन्न या द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। तो प्राथमिक कुंडली में फेरे कितने 100, द्वितीयक में कितने हैं 400, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज कितना सप्लाई दिया जा रहा है 120 वोल्ट। परिणामन अनुपात यानी हमको R निकालना है। तो R बराबर फार्मूला होता है NP अपान NS, NS अपान NP। NS कितना है 400, NP कितना है 100, काटेंगे कितना है 400, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या है VS निकालना है, द्वितीय कुंडली पर वोल्ट था, लगा देंगे फार्मूला कि VP अपान VS जो होता है NP अपान NS के बराबर होता है। वैल्यू रख देंगे, VP कितना है 120, VS हमको निकालना है, NP कितना है 100, NS कितना है 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का गुणा इधर कराएंगे तो 4 12 चौक 48, और इसका गुणा VS से इधर कराएंगे तो VS हो जाएगा, और ये 12 चौक 48 480 वोल्ट, 480 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है तथा इसकी द्वितीय कुंडली 100 वोल्ट 550 वाट रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करती है। प्राथमिक कुंडली में धारा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है प्राथमिक कुंडली पर वोल्टता 220 वोल्ट। एक फ्रिज है, फ्रिज में जो ट्रांसफार्मर लगा है उसको कितनी सप्लाई दी जा रही है, फ्रिज को सप्लाई दी जा रही है 220 वोल्ट, और फ्रिज में जो ट्रांसफार्मर लगा है वो 110 वोल्ट का है, और शक्ति कितनी फ्रिज की 550 वाट। प्राथमिक कुंडली की धारा निकालनी है। इन दोनों की सहायता से हम निकाल सकते हैं। भाई हमने बताया था P बराबर होता है VI, होता है ना। ये सेकेंडरी के लिए है तो सेकेंडरी के लिए हम निकाल सकते हैं ये चीजें। करंट हमें सेकेंडरी पता होगी तो हम हर चीज निकाल सकते हैं। तो PS हमारे पास कितना 550 बराबर VS कितना हमारे पास 110, IS हम निकाल सकते हैं 0 से 0 11 1 11 25 55, यानी द्वितीय कुंडली में करंट 5 एम्पियर की है। ठीक, अब यहां से हम फार्मूला लगा सकते हैं कि VP अपान VS जो होता है वो बराबर होता है IS अपान IP के। उल्टा होता है, वन यहाँ P 1 2 या 2 1 ऐसे कह सकते हैं, PS या SP करंट के लिए। VP कितना हमारे पास, कितनी सप्लाई पर दी जा रही फ्रिज को 220, कितने पर कार्य कर रहा है फ्रिज 110, बराबर IS कितना है हमारे पास 5, IP हमको निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 1 11, 11 दूना 22, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे। IP गया ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो 5 के बटे में 2 हमका पता ही है, 5 के बटे में 2 जो होता है वो 2.5 होता है, यानी 2.5। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदर्श उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं, वह परिणामन अनुपात 100 है। निवेशी यानी कि कितना सप्लाई दिया जा रहा है, निवेशी वोल्टेज व शक्ति क्रमशः 220 वोल्ट व 1100 वाट है। ज्ञात कीजिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में धारा,
द्वितीय कुंडली में वोल्टेज तथा धारा। ठीक है, तो हमको दिया क्या क्या चीज गया है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है? आदर्श ट्रांसफार्मर है। उसकी प्राथमिक कुंडली में फेरे 100 है और परिणामन अनुपात भी 100 है। हमको निवेशी वोल्टता दी गई कितनी है? 220 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है इस ट्रांसफार्मर को, और उसकी शक्ति कितनी है? प्राथमिक कुंडली की शक्ति कितनी है जिसको सप्लाई दी जा रही है? 1100 वाट। हमको निकालना है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, आई प्राथमिक कुंडली की धारा, और साथ ही साथ द्वितीय कुंडली पर वोल्टता और द्वितीय कुंडली में धारा। तो हमने फार्मूला पढ़ा है P इक्वल्स टू वी आई। यहाँ से हम कह सकते हैं हमको P निकालना, प्राथमिक कुंडली की धारा, तो P यहाँ, P यहाँ, P यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, अब पीपी कितना दिया? प्राथमिक प्राइमरी कुंडली पर कितनी शक्ति है, पावर है? 1100 है उसकी पावर, और बराबर में वीपी कितना हमारे पास दिया गया? 220 गुणा आईपी कितना हमको निकालना है? प्राथमिक कुंडली की धारा। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 22 पंचे 110 होता है। आईपी कितना है? प्राथमिक कुंडली की धारा 5 एम्पियर। ये पहला मिल गया हमको। अब क्योंकि ये फार्मूला हमने बताया है कि जो एस अपॉन एन पी होता है, यानी N2 अपॉन N1, वो R के इक्वल होता है। इसका इधर से गुणा कराएंगे तो NS इज इक्वल्स टू हमें पता चल जाएगा R इंटू एन पी होता है। ठीक, तो NS हमारे पास कितना है निकालना है, और R हमें दिया गया है, परिणामन अनुपात 100 है, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या भी 100 है। 100 का 100 से गुणा कराएंगे तो 10,000 फेरे आ जाएंगे। कितने फेरे हैं? 10,000। ठीक है, द्वितीय कुंडली में फेरे कितने होंगे? 10,000। अब हमको क्या निकालना है? द्वितीय कुंडली पर वोल्टता। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं NP अपॉन NS इज इक्वल्स टू VP अपॉन VS और इज इक्वल्स टू IS अपॉन IP, क्योंकि हमको करंट भी चाहिए ना। NP कितना हमारे पास? NP हमारे पास प्राथमिक कुंडली में फेरे 100 है, द्वितीय कुंडली पर कितना है? 10,000 है। प्राथमिक कुंडली पर वोल्टेज कितनी सप्लाई दी जा रही है? 220, और द्वितीयक पर हमको निकालनी है VS। 1 2 1 2, इसका गुणा इधर से, इसका गुणा इधर से, VS हमारे पास कितना हो जाएगा? 22 22, कितने जीरो? 1 2 3। द्वितीय कुंडली पर 22,000 निर्गत वोल्टेज होगा। ठीक है, 22,000 निर्गत वोल्टेज, 22,000। अब हम ऐसे ही इसको और इसको करंट को साथ में लेकर के, यानी NP, जैसे हमने इन दोनों को साथ में लिया, NP अपॉन NS को हम करंट के साथ लेंगे, IS अपॉन IP। NP कितना है? 100, NS कितना है? 10,000। ठीक, बराबर IS अभी हमको निकालना है। द्वितीय कुंडली में धारा प्राथमिक में कितनी थी? 5, 1 0 2 0 1 0 2 0, 5 1 5, 20 पंचे 100, यानी कि IS बराबर कितना हो गया? 1/20। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा? 0 बढ़ जाएगा, एक और 0 बढ़ाएंगे तो एक और 0, तो 20 1 20, 20 पंचे 100, तो IS कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.05 एम्पियर द्वितीय कुंडली में धारा, क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ही कम धारा होगी। ठीक है, इसलिए हमारे गांव तक जो वोल्टेज आता है वो 11,000 तक आता है, और गांव के अंदर बाहर जो ट्रांसफार्मर रखा रहता है वो कम हो जाता है, जिससे करंट बढ़ जाती है और बल्ब तेजी से जलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है, क्योंकि अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है, ऊंचाई वोल्टेज को बढ़ाता है।
ठीक है, जैसे ऊपर वाले में उच्च ट्रांसफार्मर था एक। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो गणना कीजिए। नंबर 1 द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, नंबर 2 निवेशित शक्ति। तो एक ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली में कितना वोल्टेज सप्लाई दी जाती है, 2200 वोल्ट, और वो उस 2200 वोल्ट को 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है, यानी वोल्टेज को घटाता है। तो द्वितीय कुंडली में ये निवेशी है, ये निर्गत है, यानी कि ये प्राथमिक पर है और ये द्वितीय पर। प्राथमिक कुंडली में फेरे 5000 है, दक्षता ट्रांसफार्मर की 90% है, और निर्गत शक्ति यानी कि द्वितीय, यही है ना, द्वितीय कुंडली की शक्ति कितनी होगी। तो हर एक कुंडली की शक्ति होती है, जैसे हर एक प्रतिरोध की शक्ति होती है, हर एक बल्ब की शक्ति, पंखे की शक्ति होती है, पावर तो सबकी ही होती है, क्योंकि करंट कार्य करेगा तो पावर आएगी। 8 किलोवाट N2 निकालना है, वही फार्मूला NP अपॉन NS इज इक्वल्स टू VP अपॉन VS। हल करेंगे। NP कितना है, प्राथमिक कुंडली में फेरे 5000, NS हमको निकालना है, NS वही N2 है, N2 NS यही एक ही चीज है ना, बराबर। प्राथमिक कुंडली में कितनी सप्लाई दी जा रही है, 2200 वोल्ट की, मिल कितनी रही है, 220, जीरो से जीरो कैंसिल, 22 दाम में 220, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, ऊपर 500 नीचे NS, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो कितना आ गया NS बराबर 500 फेरे। वोल्टेज घट रहा है तो फेरे घटेंगे, वोल्टेज बढ़ रहा है तो फेरे बढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। वोल्टेज समानुपाती होता है फेरों की संख्या के, तो वोल्टेज घटा तो फेरे भी घटे द्वितीय कुंडली के। अब हमको क्या निकालना है, निवेशी। तो दक्षता का फार्मूला ईटा बराबर हमने बताया था PS अपॉन PP गुणा 100, या फिर इसी को कहते हैं P2 अपॉन P1 गुणा 100, या इसी को कहते हैं P निर्गत बटा P निवेशी गुणा 100। ईटा में दिया गया 90% है, ये परसेंटेज की ही वैल्यू मिलती है, पूरी परसेंटेज की। कितनी है निर्गत शक्ति, 8 किलोवाट। निर्गत कितनी हमको निकालनी है, गुणा, यहाँ निर्गत लिखे दे रहे हैं हम, और गुणा कितना है 100। ठीक, अब हम करेंगे क्या, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और 9 को नीचे लाएंगे, तो कितना हो जाएगा तो हमें P निवेशी है भैया, निवेशी है, निवेशी 8 दाम में 80 बटा 9, कितने में था, ये शक्ति किलोवाट में थी, तो ये भी कितने में आएगी, किलोवाट। आप चाहे तो किलो की जगह पर 1000 लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये इसका बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है कि 440 वोल्ट पर शक्ति उत्पादन करने वाले किसी विद्युत संयंत्र से 20 किलोमीटर दूर स्थित कस्बे को 220 वोल्ट पर 600 किलोवाट शक्ति की आवश्यकता है। यानी कि एक पावर हाउस है जो 440 वोल्ट की शक्ति उत्पादन कर सकता है, ठीक है। और एक विद्युत संयंत्र यानी कि वही जो है पावर हाउस है, 20 किलोमीटर पावर हाउस से 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, कस्बा है, और वहां पर 220 वोल्ट सप्लाई देनी है, और जो शक्ति है वो 600 किलोवाट है। विद्युत शक्ति को ले जाने वाली दोनों तारों की लाइनों का प्रतिरोध 0.4 ओम प्रति किलोमीटर है। यानी तार दो होते हैं ना, एक मेन होता है, एक होता है फेस होता है, और एक होता है अर्थ, और एक होता है मेन होता है, 3 होते हैं, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि शक्ति, विद्युत शक्ति यानी कि जो बिजली है उसको ले जाने के लिए 2 तार हैं, एक से जाती एक से आती है, और दोनों लाइनों का जो प्रतिरोध है
वो 0.4 ओम प्रति किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर का प्रतिरोध जो है तार का 0.4 ओम है। कस्बे को उप स्टेशन में लगे 3000 वोल्ट से 220 वोल्ट के अपचाई ट्रांसफार्मर से बिजली पहुंचती है। तो कस्बे के भाई दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक पावर हाउस में होता है, एक होता है पावर हाउस में, पावर हाउस में, और पावर हाउस में जो बन रही है बिजली वो कितनी है, 440 वोल्ट। और ये जो है कस्बे के बाहर जो ट्रांसफार्मर रखा है वहां पर कितनी भेज रहा है सप्लाई, वो भेज रहा है 3000 वोल्टेज की। और ये कस्बे वाला है, और यहां पर जो ट्रांसफार्मर रखा है वो इस 3000 वोल्ट को चेंज कर देता है 220 वोल्ट में, क्योंकि कस्बे को कितनी चाहिए, 220 वोल्ट। ठीक है, वो इस 3000 वोल्ट को 220, सबसे पहले पावर हाउस में एक ट्रांसफार्मर होता है T1 और ये T2। T1 क्या करता है, इस 440 वोल्ट की वहां पर सप्लाई हो, मतलब बनता है पावर हाउस में करंट, बिजली बनती है। ये इस 440 वोल्ट को 3000 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो पावर हाउस से में जो ट्रांसफार्मर रखा वो 440 वोल्ट को 3000 वोल्ट में बदलता है। वो 3000 वोल्ट की जो लाइट है वो कस्बे में आती है, तो कस्बे 3000, कस्बे को कितनी चाहिए, 220 वोल्ट। तो इस 3000 वोल्ट को ये क्या कर देता है, 220 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है, कस्बे वाला ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज बढ़ा रहा है, ऊंचाई होता है पावर हाउस वाला, कस्बे वाला वोल्टेज घटा रहा है, ये अपचाई है। ठीक है, कि अपचाई ट्रांसफार्मर से बिजली पहुंचती है। नंबर 1, ऊष्मा के रूप में लाइन से होने वाली विद्युत शक्ति का आकलन कीजिए। नंबर 2, संयंत्र से कितनी विद्युत शक्ति की आपूर्ति होनी चाहिए कि यदि क्षणक द्वारा शक्ति का क्षय नगण्य हो। क्षणक मतलब जो इधर दिया जाता है, अर्थ दिया नहीं जाता है ट्रांसफार्मर के पास, वही। तो लाइन में तार की कुल लंबाई कितनी है, तो दो तार हैं, एक तार की लंबाई 20 किलोमीटर, तो एक की 20 किलोमीटर, तो दूसरी की भी 20 किलोमीटर, तो 20 40 किलोमीटर। तार का कुल प्रतिरोध कितना होगा, एकांक लंबाई का प्रतिरोध दिया गया, 1 किलोमीटर तार का प्रतिरोध दिया गया 0.4 ओम। कितना तार है, 40, तो 4 गुणे 40 हो जाएगा, 0.4 गुणे 40। एक का है 0.4, हमको कितने का चाहिए, 40 का, तो दो जितने का चाहिए उतने से गुणा, एक जीरो से दशमलव कैंसिल, 4 चौक 16, 16 ओम हो जाएगा। कितने, 40 किलोमीटर तार का प्रतिरोध। लाइन में धारा कितनी होगी, सबसे पहली चीज आवश्यक धारा कितनी होगी, यही है, सप्लाई कितनी दी जा रही है। तो गांव वालों को कितनी या कस्बे वाले को कितनी शक्ति की आवश्यकता हो रही है, 600, और कितनी सप्लाई हो रही है उसके पास, सप्लाई दी जा रही है 3000 वोल्ट की। ठीक है, ये 3000 वोल्ट ही है ना, तो 600 किलोवाट था, किलो को हमने चेंज किया 1000 में, और ये नीचे 3000, ये 3 जीरो कैंसिल, ऊपर 600 नीचे 3, यानी कि 200 एम्पियर हो जाएगी करंट। अब ऊष्मा के रूप में लाइन में शक्ति, या शक्ति क्षय इसे कहा जाता है, शक्ति क्षय कितनी हुई लाइन मतलब तार में, यानी करंट को लाने ले जाने में कितनी, भाई कुछ प्रतिरोध है ना तार का, 16 ओम प्रतिरोध है टोटल, तो वो भी ऊष्मा की हानि करेगा, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि करेगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा I स्क्वायर R, क्योंकि I हमने निकाल लिया है 200 और R हमको पता है 16, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 1600, 16, 2 दूनी 4, 4 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 ये, और यहाँ 16, 16 चौको 64, 2 दूनी 4, 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएंगे। इन 3 जीरो को हम अलग कर देंगे 10 की घात 3 के रूप में, और ये 640, ये 10 की घात 3 का मतलब किलो होता है, तो 640 किलोवाट। ये लाइन जो है इतनी शक्ति की हानि करता है। गांव वालों को कितनी शक्ति चाहिए, गांव वालों को चाहिए 600 की, और हानि कितनी हो रही है, 640 की। तो संयंत्र कुल कितनी भेज रहा है शक्ति, प्राप्त शक्ति
कितनी गांव वालों को या कस्बे को प्राप्त हो रही है, प्लस कितनी शक्ति क्षय हो रही है। तो प्राप्त हो रही 600, क्षय हो रही 640, जोड़ेंगे तो 1240 किलो वाट हो जाएगा। और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर। यहीं पर प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल समाप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर